जिनकी कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो उन्हीं की ज़ुबानी होगी। लेकिन बेटे, ऐसे लोगों को ध्यान में रखना, उन्हें याद रखना भूलना मत। कहानी है जिन्हें तुम देख रहे हो ना, शहीद आज़म भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव, इन्हीं के दोस्त हैं जिन्हें कहते हैं यशपाल। और पता नहीं तुम इनका नाम सुनोगे नहीं सुनोगे, इनके बारे में पढ़ पाओगे नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन कोई नहीं, मैं तुम्हें इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। फिर इन्हीं की ज़ुबानी कुछ न कुछ हम सुनेंगे इनके बारे में। ये बहुत प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, साथ ही हिंदी के अन्यतम कथाकारों में परिगणित भी होते हैं। 1 दर्जन से अधिक कहानी संग्रह, लगभग उतने ही उपन्यास, गांधीवाद की शब परीक्षा, मार्क्सवाद, देखा सोचा समझा जैसे निबंध संग्रह, लोहे की दीवार के दोनों ओर, राह बीती जैसे यात्रावृत्त और सिंहावलोकन, जिस ग्रंथ से हम उनकी बातें जानेंगे, जैसी संस्मरणात्मक आत्मकथा भी उनकी ख्याति के आधार हैं। दिव्या और झूठा सच इनके बहुआयामी प्रसिद्ध उपन्यास है। मेरी तेरी उसकी बात पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। तो बिना तुम्हारे बहुमूल्य समय को गंवाए हुए सीधे इनकी कहानी पे जाते हैं कि आखिर क्रांतिकारी होता क्या है, इसका कुछ एहसास हो तुम्हें, इससे पहले कि तुम क्रांतिकारी बनो। नया परिचय होने पर जब किसी सज्जन को पता चलता है कि मैं सशस्त्र क्रांति के आंदोलन में भाग ले चुका हूँ, सरकार ने मुझ पर वायसराय लॉर्ड इरविन की स्पेशल ट्रेन के नीचे बम विस्फोट करने का तथा दूसरे भी अनेक ऐसे अभियोग लगाए थे और ऐसे अपराधों के लिए मैं लंबी जेल भी काट चुका हूँ, तो उनकी आंखों में कौतूहल चमक आता है। वे आश्चर्य से मेरे चेहरे की ओर देखते हुए कुछ क्षण के लिए चुप रह जाते हैं और अनेक विचित्र प्रश्न कर बैठते हैं। ऐसे प्रश्न भिन्न भिन्न लोगों के चिंतन स्तर के अनुसार होते हैं। कुछ लोग तो सीधे यही पूछ बैठते हैं कि आप लोगों को बम, पिस्तौल, कारतूस, बंदूकें और रुपया कहाँ से मिल जाता था। उनके इस प्रश्न में यह लालसा दबी जान पड़ती है कि मैं यह सब वस्तुएं पाने का कोई सरल उपाय उन्हें बता भी दूं, उन्हें भी बता सकूं, तो बहुत अच्छा हो। उन्हें कोई कड़ा उत्तर देना उचित नहीं जान पड़ता। घुमा फिरा कर यही समझाना पड़ता है कि आवश्यकता होने पर मनुष्य कोई न कोई राह खोज ही लेता है। कुछ लोग इससे भी बेढब सवाल पूछ बैठते हैं, क्या आप लोगों का क्रांतिकारी संगठन अब भी कायम है? ऐसे भले आदमियों की समझ की थाह पा लेना कठिन नहीं। ऐसे लोगों को सशस्त्र क्रांति की चेष्टा से कोई सैद्धांतिक जिज्ञासा नहीं होती। उन्हें किसी भी आंदोलन के रूप, व्यवहार और सामाजिक परिस्थितियों में कोई संपर्क नहीं जान पड़ता। उन्हें यह समझाना भी कठिन हो जाता है कि सशस्त्र क्रांति के आंदोलन सभी देशों में कुछ खास परिस्थितियों के कारण ही होते रहे हैं। अमित शक्ति संपन्न ब्रिटिश साम्राज्यशाही की अति सतर्कता के बावजूद भी इस देश में ऐसा आंदोलन पनप सका और देश की बदलती परिस्थितियों में विकास करता हुआ यह आंदोलन दूसरे रूप लेता गया। कुछ गंभीर लोग प्रश्न करते हैं, आप लोगों की प्रवृत्ति इस प्रकार के जोखिम भरे कार्यक्रम की ओर कैसे हो गई? यह प्रश्न संगत है।
इस प्रश्न से मुझे कोई उलझन अनुभव नहीं होती, क्योंकि सशस्त्र क्रांति के आंदोलन में हम लोगों ने किसी आवेश या अल्हड़पन की अवस्था में भाग नहीं लिया था जिसके लिए आज परिताप हो। परिताप का मतलब प्रायश्चित हो। यह प्रश्न इतनी अधिक बार पूछा गया कि इसका एक व्यापक उत्तर मेरे मस्तिष्क में बन गया है, बल्कि वह उत्तर एक पूरी कहानी की है, पूरी कहानी ही है। उसे 2 शब्दों में कह देना संभव नहीं। इस कारण प्रायः प्रश्नकर्ताओं के कौतूहल को पूर्ण करने में असमर्थ रहा हूँ और उचित उत्तर न दे सकने के कारण प्रायः टाल देना पड़ा है। एक बार यह प्रश्न मुझसे एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति ने पूछा था। नाम बता देने में भी कोई हानि नहीं। यह व्यक्ति था मिस्टर हॉलैंड्स। मिस्टर हॉलैंड्स उस समय संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग के इंस्पेक्टर जनरल। यह बात 23 जनवरी 1932 की है। मैं लाहौर और दिल्ली षड्यंत्रों के अभियोग में फरार था। पुलिस तीन वर्ष से मुझे सिरतोड़ यत्न से खोज रही थी। 22 जनवरी की रात या 23 की बहुत सुबह पुलिस को इलाहाबाद में मेरे ठहरने के स्थान का सुराग मिल गया था। सशस्त्र पुलिस ने बड़ी संख्या में आकर मकान को घेर लिया। इस घटना का ब्यौरेवार वर्णन तो यथा प्रसंग करूँगा। यहाँ इतना ही पर्याप्त है कि पुलिस के साथ कुछ देर तक गोली चली। मेरे कारतूस समाप्त हो जाने पर मुझे गिरफ्तार करके इलाहाबाद के कैनिंग रोड पुलिस स्टेशन की हवालात में बंद कर दिया गया। मुझे हवालात में पहुँचे 1 या 1 घंटे के लगभग ही हुआ होगा कि 2 अंग्रेज सज्जन मुझसे भेंट करने वहाँ आए। इनमें से जो अधिक रोबीला था उसने आगे बढ़कर मुझे संबोधन किया। एट लास्ट वी हैव गॉट यू। आखिर तुम हमारे हाथ पड़ ही गए। यह संबोधन कुछ सहानुभूतिपूर्ण नहीं था। संभव है हम लोगों में इसके बाद होने वाली बातचीत पर हॉलैंड्स के इस व्यवहार का भी असर पड़ा हो। तो मैं कह रहा था, यह संबोधन कुछ सहानुभूतिपूर्ण नहीं था। संभव है हम लोगों में इसके बाद होने वाली बातचीत पर हॉलैंड्स के इस व्यवहार का भी असर पड़ा हो। अस्तु मैं उस व्यक्ति को पहचानता न था, इसीलिए अंग्रेजी में ही उससे प्रश्न किया। मैं नहीं जानता कि किस सज्जन से मिलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। मेरे इस प्रश्न से साहब के चेहरे पर विस्मय दिखाई पड़ा। अपने रोब के ढंग को कुछ ढीला कर वह बोला, आप मुझे नहीं पहचानते। मेरी खोपड़ी पिस्तौल से उड़ा देने के लिए आपने मेरे बंगले के 20 चक्कर लगाए होंगे। साहब की अहमन्यता से कुछ हंसी आई। उत्तर दिया, संभव है इस आशंका में आपकी बहुत सी रातें अनिद्रा में गुजरी हों या इस विचार से आपने गौरव अनुभव किया हो, परंतु मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आपको पहचानता भी नहीं। साहब कुछ ठंडे पड़कर बोले, मेरा नाम हॉलैंड्स है। मैं यूपी पुलिस का इंस्पेक्टर जनरल हूँ। अपने साथी की ओर संकेत कर उसने बताया, यह मिस्टर शॉ हैं, यूपी पुलिस के जासूसी विभाग के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, DIG। साहब रोब के घोड़े से उतर चुका था और शिष्टता से बात करने लगा। मैंने भी शिष्टता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? छूटते ही उसने प्रश्न किया, आपने इस मार्ग को क्यों अपनाया? क्योंकि दूसरा कोई मार्ग था नहीं। दूसरे किसी तरीके से आप लोग सुनते ही नहीं। उत्तर दिया। सहनशीलता से साहब ने प्रश्न किया, क्या मतलब है? उत्तर दिया, मतलब आप खूब समझते हैं। आप भी जानते हैं कि इस देश के 99% आदमी भूखे नंगे रहकर किस प्रकार निर्जीव और निरुत्साह हो रहे हैं और उन्हें अपनी अवस्था सुधारने का कोई अवसर नहीं। उनके प्रयत्नों पर आपके विदेशी शासन की गुलामी का शिकंजा कसा हुआ है। इस विदेशी शासन से मुक्ति के लिए ही हमारा यह प्रयत्न है। मिस्टर हॉलैंड्स ने स्वीकार किया कि भारत की जनता असंतुष्ट, दुखी और दुरावस्था में है और भारत की जनता को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए यत्न करने का भी अधिकार है। परंतु साथ ही उन्होंने यह भी सुझाया कि इस देश के लिए
स्वतंत्रता प्राप्त करने का उचित रास्ता गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन है। उस समय हॉलैंड्स को उत्तर दिया गया था गांधी जी के आंदोलन की आप परवाह ही क्या करते हैं? यदि गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन को आप उचित समझते हैं तो आप उन आंदोलनों पर लाठीचार्ज क्यों करते हैं, गोलियां क्यों चलाते हैं, और आपने गांधीवादी कांग्रेस को गैरकानूनी संस्था क्यों करार दे रखा है? एक बात बता दूं, सन 1932 तक अंग्रेज़ सरकार कांग्रेस को कई बार गैरकानूनी करार दे चुकी थी। मेरी गिरफ्तारी के समय भी यही स्थिति थी। एक विदेशी शासक को इसके अतिरिक्त और क्या उत्तर दिया जा सकता था? परंतु स्वराज्य के लिए गांधीवादी आंदोलन के प्रति क्रांतिकारियों की अश्रद्धा का कारण अंग्रेज सरकार द्वारा उस आंदोलन की परवाह न करना ही नहीं था, बल्कि क्रांतिकारियों का स्वयं भी गांधीवादी स्वराज्य आंदोलन की सार्थकता में अविश्वास था। गांधीवादी कांग्रेसी आंदोलन में भरोसा न हो सकना ही क्रांतिकारियों की सशस्त्र क्रांति के प्रयत्नों की ओर ले जा रहा था। हॉलैंड्स ने भारत में पुलिस की नौकरी के अनुभवों पर एक पुस्तक नो 10 कमांडमेंट्स लिखी है। अपने संस्मरणों में उसने क्रांतिकारियों का भी जिक्र किया है, परंतु अनेक नामों और घटनाओं के संबंध में उस पुस्तक में भूले हैं। यहाँ कहानी के आरंभ में ही मैंने इस प्रसंग की चर्चा केवल यह दिखाने के लिए की है कि क्रांतिकारियों को जोखिम के मार्ग की ओर कौन प्रवृत्ति खींच ले जाती थी। यह प्रश्न भारतीय स्वतंत्रता के समर्थक और विरोधी प्रायः सभी लोगों के मस्तिष्क में उठता रहा है। क्रांतिकारियों से जब भी यह प्रश्न पूछा जाता है कि जोखिम के मार्ग को उन्होंने क्यों चुना, तो इस प्रश्न की पृष्ठभूमि में यह मूक प्रश्न भी उपस्थित रहता है कि कांग्रेस के गांधीवादी स्वराज्य आंदोलन से तुम्हारा संतोष क्यों नहीं हो सकता था, अर्थात गांधीवादी के अपेक्षाकृत कहीं अधिक निरापद मार्ग को छोड़कर, जिसमें अधिकतर 6 महीने की जेल और उसके बदले में जनता का जय जयकार मिल सकता था। तुमने हिंसक जंतुओं की तरह पुलिस से छिप छिप कर काम करने और पकड़े जाने पर उम्र कैद और फांसी की संभावना के मार्ग को क्यों चुना? प्रश्न का तत्व है, क्रांतिकारियों को स्वराज्य के गांधीवादी आंदोलन में विश्वास और श्रद्धा क्यों न थी? संक्षेप में सशस्त्र क्रांति के आंदोलन का कारण यही बताया जाता है कि राष्ट्रीय अपमान और भूख से सिसकती देश की जनता की निराश कातर आँखें और उनका करुण क्रंदन ही देश के उग्र स्वभाव नवयुवकों को आवेश में उन्मत्त बनाकर प्राणों की बाजी लगा देने के लिए विवश कर देता था। यह संक्षिप्त उत्तर पर्याप्त नहीं है। स्वराज्य के लिए गांधीवादी आंदोलन में भाग लेने वाले नवयुवक भी राष्ट्रीय परतंत्रता के दुख और अपमान का प्रतिकार करने के लिए अपने विश्वास के अनुसार आगे बढ़े थे। प्रश्न तो है कि क्रांतिकारियों का संतोष उस मार्ग से क्यों नहीं होता था। सशस्त्र क्रांति की चेष्टा में सम्मिलित होकर प्राणों की बाजी लगा देने वाले गिने चुने युवकों के अलावा इस देश में और लाखों युवक भी थे जो अपने देश और जनता की दुर्दशा देख रहे थे। यह भी संभव है कि देश के लाखों युवकों में से खासी बड़ी संख्या ऐसे लोगों की निकल आती जो उस आंदोलन के संपर्क में आ जाने पर उसमें योग देने के लिए तैयार हो जाते, परंतु वैसे अधिकांश युवक स्वयं किसी ऐसे आंदोलन को बना नहीं पाए और कुछ गिने चुने युवकों ने स्वयं ही सशस्त्र क्रांति के आंदोलन का संगठन कर लिया था। निश्चय ही इन युवकों में राष्ट्रीयता की भावना और राष्ट्रीय अपमान की अनुभूति दूसरों की ही तरह होने पर भी इनकी परिस्थितियों में कुछ भेद रहा होगा, जिसके कारण स्वराज्य के गांधीवादी आंदोलन का ढंग उन्हें भरोसे योग्य नहीं जान पड़ा और विदेशी गुलामी की परवशता उन्हें अधिक असहाय जान पड़ी। और यह कैसे और क्यों कर हुआ, इसी प्रश्न का उत्तर मैं अपनी जानकारी के आधार पर देना चाहता हूँ।
कहा जाता है कि लाहौर के प्रथम तथा द्वितीय क्रांतिकारी षड्यंत्रों वायसराय की ट्रेन के नीचे बम कांड और देहली षड्यंत्र तथा इनसे संबंधित कानपुर और देहरादून षड्यंत्रों का आरंभ लाहौर में पुलिस के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेपी सॉन्डर्स की हत्या से हुआ। सॉन्डर्स की हत्या का कारण बताया जाता है लाहौर में साइमन कमीशन के आने के अवसर पर जनता द्वारा विरोध प्रदर्शन के समय सॉन्डर्स का पंजाब केसरी लाला लाजपत राय पर आघात करके इस राष्ट्र का अपमान करना था। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय पर आघात करके अंग्रेजी सरकार की नौकरशाही ने भारत का जो राष्ट्रीय अपमान किया उसका प्रतिकार करने के लिए क्रांतिकारी दल हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सेना के युवक अपने प्राणों की बाजी लगा देने के लिए तैयार हो गए थे। पंजाब में हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सेना का काम आरंभ करने वाले अधिकांश युवक लाला लाजपत राय द्वारा लाहौर में स्थापित पंजाब नेशनल कॉलेज के विद्यार्थी थे। यह बात भी ठीक है, परंतु यह नवयुवक लाला जी के उस समय के राजनीतिक मार्ग और कार्यक्रम के प्रति अनुगत नहीं थे। सन 1926 में जब लाला जी ने चाहे जो भी कारण रहे हों केंद्रीय असेंबली के चुनावों के समय नेशनल स्वराज्य पार्टी बनाकर अपनी शक्ति कांग्रेस की अपेक्षा हिंदू संगठन की ओर लगानी शुरू कर दी। नेशनल कॉलेज के अधिकांश विद्यार्थी राजनैतिक रूप से लाला जी से खिन्न हो गए थे। लाला लाजपत राय और पंडित मोतीलाल नेहरू के राजनीतिक विवाद में पंजाब नेशनल कॉलेज के विद्यार्थियों की सहानुभूति पंडित मोतीलाल नेहरू के प्रति अधिक थी। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की राजनीति सांप्रदायिकता के पक्ष में ढल जाने पर क्रांतिकारी दल के युवकों के हृदय में उनके प्रति कुछ विरक्ति हो गई थी। लाला जी का अनुराग और आशा भी नेशनल कॉलेज के प्रति क्षीण हो गए थे। वे अपनी नई स्थापित सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी पर ही ध्यान दे रहे थे। राजनीतिक मतभेद के बावजूद लाला लाजपत राय देश के बहुत ही प्रतिष्ठित राजनीतिक नेता थे और एक समय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के सहयोगी और बहुत ही उग्र वामपक्षी नेता भी रह चुके थे। देशभक्ति के अपराध में उन्होंने जेल और देश से निर्वासन भी सहा था। ब्रिटिश नौकरशाही ने उन पर जो आघात किया उसे क्रांतिकारी युवकों ने देश के राष्ट्रीय सम्मान पर आघात समझा। क्रांतिकारियों ने राजनीतिक दलों के पारस्परिक मतभेद को महत्व देने के बजाय विदेशी शासन विरोधी राष्ट्रीय भावना को ही महत्व दिया। क्रांति के लिए आंदोलन की एक घटना के रूप में उपरोक्त प्रकट परिस्थितियों का वर्णन ठीक है, परंतु पंजाब केसरी लाला लाजपत राय पर आघात का बदला लेने का उद्देश्य केवल लाला जी के प्रति व्यक्तिगत श्रद्धा ही नहीं थी। इस अवसर और घटना से क्रांतिकारी दल जनता की ब्रिटिश राज विरोधी भावना को अपनी ओर आकर्षित कर लेना चाहते थे। लाला जी की हत्या का बदला स्वतः उद्देश्य नहीं था, बल्कि एक व्यापक उद्देश्य की ओर बढ़ने का साधन मात्र था। लाला जी पर आघात द्वारा राष्ट्रीय अपमान की घटना को जादू का ऐसा मंत्र नहीं समझ लिया जा सकता जिसके बल से पंजाब और युक्त प्रांत में क्रांतिकारी दल सहसा उठ खड़े हुए। कोई भी विवेकशील व्यक्ति ऐसी कल्पना पर विश्वास नहीं कर सकता। सॉन्डर्स की हत्या का अभियोग मुख्यतः चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर लगाया गया था। पुलिस ने अपनी गवाहियों से यह भी प्रमाणित कर दिया था कि इस हत्या के पीछे एक बड़े अंतर प्रांतीय दल की आयोजना थी। गौण रूप से दल के सभी सदस्य इस हत्या में मंत्रणा और सहयोग के अपराधी माने गए थे। आज़ाद मध्य भारत में दोहद के और राजगुरु बनारस निवासी महाराष्ट्रीय थे। भगत सिंह और सुखदेव पंजाबी थे। यह कहना कि लाला जी पर किए गए आक्रमण से कुछ ही मास के अंदर महाराष्ट्र युक्त प्रांत और पंजाब के राष्ट्र अभिमानी युवक किसी चुंबक यंत्र की शक्ति से संगठित होकर दल के रूप में प्रकट हो गए, विश्वास करने योग्य बात नहीं। यह स्पष्ट है कि आंदोलन और उसका संगठन पहले से मौजूद थे और वे अपना कार्य करने के लिए उपयुक्त
अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। लाहौर षड्यंत्र या हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सेना के संगठन से पूर्व भी देश में सशस्त्र क्रांति की चेष्टा के प्रयत्न HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में प्रकट हो चुके थे। इसका प्रमाण जनता के सामने काकोरी षड्यंत्र के रूप में 1926 में आ चुका था। उससे भी पहले 1914 में पंजाब और युक्त प्रांत में बाबू रासबिहारी बोस के नेतृत्व में क्रांति की चेष्टाएं हो चुकी थीं, जिनका वर्णन स्वर्गीय साथी शचीन्द्रनाथ सान्याल अपनी आत्मकथा में कर चुके हैं। इन प्रयत्नों का परिचय जनता को लाहौर में लॉरेंस गार्डन बमकांड और दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर फेंके गए बम के विस्फोट से मिल चुका था। भारत की गुलामी के इतिहास में सशस्त्र क्रांति के प्रयत्न लगातार होते ही रहे हैं। पंजाब में गदर पार्टी, बंगाल में अनुशीलन और युगांतर संगठनों, महाराष्ट्र में चापेकर बंधुओं और मद्रास में रामाराव के दलों द्वारा सशस्त्र क्रांति की चेष्टा किसी न किसी रूप में सदा ही जीवित रही है। देश के नवयुवकों के हृदय में विदेशी दासता से मुक्ति की इच्छा का सूत्र कभी भी निर्मूल नहीं हुआ, परंतु इन प्रयत्नों के प्रकट विभ्राट निरंतर श्रृंखला के रूप में न होकर देश काल की परिस्थितियों के अनुसार जहां तहां सीमित रूप में होते रहे। सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन की विवेचना करते समय दो बातों की ओर ध्यान जाता है। पहली बात, ऐसी क्रांति के लिए विद्रोह भावना और विचार उत्पन्न करने वाली देश की परिस्थितियां, और दूसरी बात नवयुवकों के ऐसे संगठन जिनके द्वारा यह विद्रोह प्रकट हो सका। विद्रोह उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां तो देश भर में सदा ही मौजूद रही हैं, परंतु ऐसे विद्रोह के प्रयत्न करने वाले युवकों के संगठन कहीं कहीं ही प्रकट हुए। इसलिए ऐसे युवकों को संगठन का अवसर और प्रोत्साहन देने वाली, ऐसे युवकों से संबंध रखने वाली विशेष परिस्थितियों और इन युवकों के व्यक्तिगत अनुभवों, आचार व्यवहार और प्रवृत्तियों का परिचय और विश्लेषण सशस्त्र क्रांति के प्रयत्न की कहानी को सुलझाने में सहायक हो सकते हैं। कह चुका हूँ, मैं यह कहानी मुख्यतः व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर लिख रहा हूँ। भगत सिंह, सुखदेव और मैं कॉलेज के सहपाठी थे, कोर्समेट्स थे, क्लासमेट्स थे। भगवती चरण हम लोगों से 2 बरस आगे थे। हम सहपाठी ही नहीं थे, हम लोगों में विशेष आंतरिकता भी थी। इस आंतरिकता के भी कुछ कारण रहे ही होंगे। इस आंतरिकता द्वारा मैं उन लोगों की परिस्थितियों को भी जान सका था। भगत सिंह का पुश्तैनी घर लाहौर से लगभग 7-8 मील दूर सांडा गांव में था। सुखदेव लायलपुर का रहने वाला, भगवती चरण वोहरा लाहौर के ही रहने वाले थे। मेरा परिवार का आदिम स्थान तो कांगड़े का पहाड़ी ज़िला है, परंतु मैं पंजाब नेशनल कॉलेज में फ़िरोज़पुर से आया था। लाहौर के पंजाब नेशनल कॉलेज में, जहाँ हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संगठन की प्रथम धूनी सुलगी, हम लोगों का आकर मिल जाना कैसी परिस्थितियों में संभव हुआ और किन प्रवृत्तियों के कारण हम लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए, या हमने एक दूसरे में कुछ ऐसी बात भरोसे के योग्य पाई जिसके कारण जिंदगी मौत के खेल में साथी बन गए। इस चर्चा के लिए उससे पहले की भी कुछ बातें अप्रासंगिक न होंगी। नेशनल कॉलेज के साथियों के अलावा दूसरे साथियों की भी चर्चा जिस क्रम से उनसे परिचय हुआ उसी क्रम से करूँगा। यद्यपि मैं मुख्यतः अपनी ही कहानी लिख रहा हूँ, परंतु हम सबका व्यवहार एक दूसरे के प्रभाव पर निर्भर करता था, इसलिए मेरी कहानी साथियों की सम्मिलित कहानी होना भी अनिवार्य है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी शचीन्द्रनाथ सान्याल ने भी अपनी आपबीती पुस्तक बंदी जीवन में क्रांतिकारियों की जोखिम की ओर झुकने की विशेष मनोभावना का उल्लेख किया है। वे परिहास में कह गए हैं कि उनके विचार से क्रांतिकारियों के दिमाग में किसी हद तक पागलपन की छाया रहती है। अपने अनुमान के समर्थन में उन्होंने स्वयं, अपने तथा कुछ दूसरे साथियों
दूसरे सहयोगियों के परिवारों में पैतृक प्रभाव के कारण पागलपन के उदाहरण भी दे दिए हैं। कुछ क्रांतिकारियों ने इस सहज और निरीह परिहास से अपमान अनुभव किया है। सान्याल दादा का प्रयोजन क्रांतिकारियों का या अपना अपमान करना नहीं था। विपरीत इसके व्यक्तिगत परिचय से जानता हूँ, वे अपने आप को और दूसरे क्रांतिकारियों को भी किसी हद तक सर्वसाधारण की अपेक्षा अधिक आत्मिक शक्ति संपन्न या असाधारण समझकर गौरव अनुभव करते थे। यह उनकी कलात्मक विनोद वृत्ति की ही अभिव्यक्ति थी। पागलपन से सान्याल दादा ने क्रांतिकारियों में जन्मगत असंसारिकता और त्याग की भावना की व्यंजना की है। जन्मजात असंसारिक भावना किसी समय लोगों में जन्म से ही वैराग्य के रूप में प्रकट होती थी। वे जन्म से ही भक्त ध्रुव और चैतन्य महाप्रभु की तरह माया से मुक्त हो जाते थे। वही असंसारिकता तथा माया से वैराग्य की भावना क्रांतिकारियों में सामूहिक जीवन के लिए प्रबल संघर्ष की प्रवृत्ति पैदा कर दे। यह दोनों बातें परस्पर विरोधी जान पड़ती हैं। मेरे विचार में क्रांतिकारियों के जोखिम से डरने की प्रवृत्ति को अपने देश और समाज के प्रति अत्यंत ममता, लिप्ति और अनुराग का ही परिणाम माना जाना चाहिए, वैराग्य का नहीं। कुछ लोग क्रांतिकारियों के व्यवहार को आवेश और मूढ़तापूर्ण देशभक्ति का ही नाम देते रहे हैं। विदेशी सरकार इसे दुस्साहसी युवकों के अपराध की ओर प्रवृत्ति या मानसिक विकृति बताती थी। आज इस देश में कम्युनिस्टों या दूसरे आंदोलनों के साथ भी कुछ ऐसा ही बर्ताव हो रहा है। आज जनता को सरकार की बात पर विश्वास हो जाता है, क्योंकि यह सरकार अपने आपको जनता की प्रतिनिधि और सेवक बता रही है। यदि लिप्ति और त्याग एक ही प्रवृत्ति या मूल भावना के दो भिन्न भिन्न परिणाम हो सकते हैं, तो इसमें जन्मजात प्रवृत्तियों से अधिक महत्व प्रवृत्तियों को भिन्न रूप दे सकने वाली परिस्थितियों का जान पड़ता है। किसी वस्तु के लिए अपने आप को बलिदान कर देने की इच्छा त्याग नहीं है, बल्कि स्वयं उसमें डूब जाना या लिप्ति की पराकाष्ठा ही है। अन्यथा नितांत भौतिकवादी कम्युनिस्ट लोग व्यक्तिगत रूप से निस्वार्थ होकर अपने उद्देश्य के लिए त्याग की भावना कैसे पाते? क्रांतिकारी आंदोलन को निर्मूल कर देने या उसे सफलतापूर्वक दबा देने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जिन उपायों का उपयोग किया, उनमें क्रांतिकारियों की मानसिक प्रवृत्ति का विश्लेषण भी था। लगभग 1935 में सरकार ने भारत की कई जेलों में बंद क्रांतिकारियों को एक प्रश्नावली उत्तर देने के लिए दी थी। क्रांतिकारियों ने इस प्रश्नावली की उपेक्षा कर इसे मजाक में उड़ा दिया, क्योंकि उन्हें सरकार के प्रयोजन से सद्भावना की कोई आशा नहीं थी। इस प्रश्नावली में लगभग 20 प्रश्न थे, जिनका संबंध क्रांतिकारियों की शिक्षा दीक्षा, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक आर्थिक स्थिति, बुजुर्गों के कारोबार और पारिवारिक वातावरण आदि से था। सरकार जिन वैज्ञानिकों की सहायता से क्रांति की प्रवृत्ति की रोकथाम करने का यत्न कर रही थी, उनके विचार में इस प्रवृत्ति की जड़ या इस ओर झुकाव के कारण क्रांतिकारियों की वैयक्तिक परिस्थितियों में ही थे। इस विचार को बिल्कुल निर्मूल नहीं कह दिया जा सकता। इसके आगे सबसे पहले मैं भगत सिंह के बारे में बताऊंगा। तब तक आप इन्हें सुने, बताएं कैसा है, उस मुताबिक आगे बताऊंगा।